नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बहुत स्वागत है आप सभी का। दिल्ली के चुनाव में अब गिनती के 108 घंटे बाकी हैं और वोटिंग शुरू हो जाएगी। आज दिल्ली के सियासी मैदान में नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, नितिन गडकरी, नायब सैनी, मनोज तिवारी, पुष्कर धामी, सारे के सारे बड़े चेहरे उतरे, लेकिन फोकस प्रधानमंत्री पर था। नरेंद्र मोदी ने आज चिंगारी से अपनी बात शुरू की और फिर पब्लिक के बीच जाकर केजरीवाल की पार्टी को लूट और झूठ वाली बता डाला। मोदी ने केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों को अहंकारी बता डाला, लेकिन आज सबसे बड़ी गलती राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कर डाली। इन दोनों ने देश की राष्ट्रपति को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे पूरे देश में सियासी तूफान मचा हुआ है। मोदी ने शाही परिवार का जिक्र करके राहुल और सोनिया गांधी पर आदिवासी भाई बहनों के अपमान का आरोप लगाया। तो क्या नरेंद्र मोदी के सियासी जाल में कांग्रेस और केजरीवाल दोनों फंस गए हैं? और क्या 8 फरवरी के संकेत आज ही मिल गए हैं? आइए समझते हैं। कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे, उसको हवा देने वालों की तो कमी नहीं है। विदेशी चिंगारी, आग लगाने की कोशिश, आग को हवा देने वाले और शरारत। नरेंद्र मोदी के ये 4 शब्द किसके लिए थे? मोदी ने किसके बारे में कहा विदेशी चिंगारी आग लगाती है? मोदी ने किसके बारे में कहा शरारत करने वाले मौके की तलाश में रहते हैं? मोदी ने किस घटना का जिक्र करके कहा विदेश से आग लगाने की कोशिश हुई, भारत में उस आग को हवा दी गई? नरेंद्र मोदी ने समय देखा, तारीख देखी, दिन देखा और 10 साल में पहली बार वो कह दिया जो उनके विरोधियों ने कभी सोचा भी नहीं था। 10 साल में पहली बार हुआ है जब मोदी के दुश्मन प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई हथियार नहीं ढूंढ पाए। यह भी पहली बार हुआ है जब न राहुल, न ममता, न केजरीवाल, न कोई और विरोधी मोदी के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चला पाया। प्रधानमंत्री ने विदेशी चिंगारी का जिक्र करके क्या हिंट दिया, यह देखने से पहले मोदी की पूरी बात सुनिए, मोदी के इशारों को समझिए। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की तो कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। 60 सेकंड में मोदी ने उस पूरे इकोसिस्टम को, उस इकोसिस्टम के विदेशी मास्टर्स को एक्सपोज कर दिया है, जो इकोसिस्टम 10 साल से लगातार हर बार, हर संसद सत्र के ठीक पहले मोदी के खिलाफ बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर जाता था, मास्क लगाता था, मुखौटा लगाता था, काले रंग का झोला लटकाता था, लाल रंग की डायरी के साथ संसद भवन के परिसर में पहुंचता था। मैं जो भी बोलता हूं ये करता है। विदेश में बैठकर चिंगारी भड़काने वाले और हिंदुस्तान में उस चिंगारी को हवा देने वालों ने मोदी को डराने के लिए, मोदी की सरकार को हिलाने के लिए क्या क्या पैतरे नहीं अपनाए। हर संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले या उसके ठीक बाद मोदी के खिलाफ देश के भीतर और देश के बाहर से कैसे कैसे हथकंडे अपनाए गए, इसकी एक छोटी सी लिस्ट आपको दिखाते हैं। 29 जनवरी 2021 का बजट सत्र शुरू होने के चंद दिनों बाद 3 फरवरी 2021 को किसानों पर एक रिपोर्ट आई और देश के भीतर मोदी विरोधियों ने हंगामा बरपा डाला।
19 जुलाई 2021 को मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले 18 जुलाई 2021 को पेगासस की रिपोर्ट आई और पूरा संसद सत्र शोर शराबे की भेंट चढ़ गया। 31 जनवरी 2023 को बजट सत्र शुरू हुआ। उससे 7 दिन पहले 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ गई। राहुल ने इन दोनों को हथियार बनाकर मोदी पर नॉन स्टॉप अटैक किया। 20 जुलाई 2023 को संसद का सत्र शुरू हुआ और उससे ठीक एक दिन पहले 19 जुलाई 2023 को मणिपुर हिंसा का वीडियो वायरल करा दिया गया। नवंबर 2024 में संसद का सत्र शुरू हुआ और 20 नवंबर आते आते अडानी पर अमेरिकन कोर्ट की एक रिपोर्ट आ गई। हर संसद सत्र से पहले मोदी पर देश के बाहर और देश के भीतर हुए अटैक की ये लिस्ट बहुत लंबी है। हमने आपको सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, मगर इस बार मोदी के सारे दुश्मन बैकफुट पर चले गए। मोदी की चिंगारी की तपिश में सारे विदेशी और देसी इकोसिस्टम की चिंगारी धरी की धरी रह गई। एंटी मोदी इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं कर पाया तो उसने देश की राष्ट्रपति को टारगेट करना शुरू कर दिया। बजट सत्र पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद इस हमले की पूरी स्क्रिप्ट संसद भवन के बाहर लिखी गई और उस स्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट राइटर थे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। तीनों एक साथ एक जगह पर खड़े थे, गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, मगर तभी राहुल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोनिया गांधी से कुछ पूछा और जवाब में सोनिया से बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। पूरी बातचीत सुनिए। What do you think of the speech, ma'am? Ma'am, this is usual false promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again and she again. could hardly speak for him. देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी राष्ट्रपति का जिक्र करते हुए जैसे ही सोनिया गांधी ने पुअर लेडी और पुअर थिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले सबसे बड़ा हमला सीधे गांधी परिवार पर किया। मोदी ने राहुल के बोरिंग वाले कमेंट को, सोनिया गांधी के पुअर लेडी और पुअर थिंग वाले कमेंट को देश के आदिवासियों की, देश के गरीबों की अस्मिता से जोड़ दिया। एक कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं। कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार आज देश ने फिर देखा है। आज हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद को संबोधित किया, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। जो जमीन से ऊपर उठकर आते हैं उनको कांग्रेस का शाही परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज से जो भी लोग आगे बढ़ते हैं उनको ये कदम कदम पर अपमानित करते हैं। लोगों को गाली देना, विदेशों में भारत को बदनाम करना और अर्बन नक्सलियों की बातें ये उनको ज्यादा अच्छे लगती है। बीजेपी की पूरी टॉप लीडरशिप एक्टिव हो गई। पूरे गांधी परिवार पर चारों ओर से हमला शुरू हो गया।
बीजेपी अध्यक्ष से लेकर कई मंत्री और नेताओं ने सोनिया गांधी के विवादित बयान को एक आदिवासी का अपमान बताकर ऑल आउट अटैक शुरू कर दिया। जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है वह बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गई थी। एंड व्हाट अ पुअर थिंग, उन्होंने उन्हें पुअर थिंग मतलब बेचारी, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में बनता है कि बेचारी। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती। इफ देयर इज वन पुअर थिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स दैट इज राहुल गांधी। राहुल गांधी ही वो पुअर थिंग है जिनको बार बार लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है, बट द पुअर थिंग नेवर गेट्स लॉन्च्ड। जिस प्रकार की बेहुदी बात कांग्रेस पार्टी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और उनकी सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भारत की राष्ट्रपति जी के बारे में बताए, जो शब्द उन्होंने उच्चारण किए, मैं उसको मुंह में भी नहीं ले सकता हूं। फ्यूडल लोगों से, सामंतवादी लोगों से और अपेक्षा भी क्या करें। प्रजातंत्र में बार बार लोगों के द्वारा पराजय स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि देश उनकी जागीर है, वही इस देश को चलाने के लिए, उपभोग करने के लिए उनको भगवान ने ही भेजा है। उनको भगवान सद्बुद्धि दे और देश की जनता उनको पहले भी अपना जनादेश सुनाया है और आने वाले दिनों में भी उनको बाहर रखेगी। हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी है, ये कमजोर नहीं है। पहली बार एक महिला आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति बनी है, तो इनको हजम नहीं हो रहा है और इसको कमजोर बताती है। तो इस तरह से बोरिंग कहना, कमजोर कहना, थकी हुई महिला कहना, ये कोई शोभा देती है क्या किसी नेता को? मोदी का जिक्र करते हुए राहुल तो आए दिन आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन इस बार राहुल के साथ साथ सोनिया ने तो सीधे राष्ट्रपति के लिए ही गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया। और यह भी शायद पहली बार हुआ होगा जब खुद राष्ट्रपति भवन ने सामने आकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विवादित बयान पर अपनी आपत्ति जताई है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसके शब्द बेहद कठोर है। कहा गया, संसद में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मीडिया को प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं ने ऐसी टिप्पणियां की हैं जो स्पष्ट रूप से उच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं और इसलिए अस्वीकार्य हैं। इन नेताओं ने कहा है कि राष्ट्रपति अंत तक बहुत थक गई थी और वो मुश्किल से बोल पा रही थी। राष्ट्रपति भवन स्पष्ट करना चाहता है कि सच्चाई से दूर कुछ भी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति किसी भी समय थकी हुई नहीं थी। दरअसल उनका मानना है कि हाशिए पर पड़े समुदायों, महिलाओं और किसानों के लिए बोलना, जैसा कि वो अपने संबोधन के दौरान कर रही थी, कभी भी थका देने वाला नहीं हो सकता। राष्ट्रपति कार्यालय का मानना है कि ऐसा हो सकता है कि ये नेता हिंदी जैसे भारतीय भाषाओं के मुहावरे और प्रवचन से परिचित नहीं है और इस तरह उन्होंने गलत धारणा बनाई है। किसी भी मामले में ऐसी टिप्पणियां खराब, दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से टालने योग्य हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया। मोदी ने मुद्दा उठाया, राष्ट्रपति भवन ने भी आपत्ति जताई। लेकिन विवादित टिप्पणी पर खेद तो दूर की बात है, गांधी परिवार की ओर से प्रियंका गांधी ने राहुल और सोनिया के बयान को ही डिफेंड करना शुरू कर दिया। ऊपर से दिन रात राहुल के लिए बैटिंग करने वाले पप्पू यादव ने भी राष्ट्रपति को लेकर एक बहुत ही विवादित बयान दे दिया। My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects. In fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted. बीजेपी माफी की मांगना चाहिए। हम बीजेपी माफी की मांग कर रहे हैं। जिस खाई में इन्होंने इस देश को डुबोया है, पहले उसके लिए माफी मांगे। मैं देखिए, बेचारी का तो कोई दोष नहीं, वो राष्ट्रपति हैं, वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। राष्ट्रपति से आप क्या उम्मीद करिएगा? बस पोथी पर पंडित हो जगमुआ न कोई वाली कहानी है। गोनू झा के तरह जिस थाली पर बैठते हैं
काटते हैं। यही तो एनडीए है, यही तो बीजेपी है। लगातार एक के बाद एक जिस प्रकार के शब्दावली कांग्रेस और उनके इंडिया अलायंस के गठबंधन के नेता माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो निंदनीय है। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और इंडिया अलायंस के नेता अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो भारत के लोगों ने तीसरी बार आशीर्वाद दिया है देश की सेवा करने का, इसको पचा नहीं पा रहे हैं, इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक और उदाहरण आज के उनके बहुत ही अपमानजनक वक्तव्य राष्ट्रपति जी के भाषण के ऊपर जो दिए गए उसके वो दर्शाता है। विदेशी चिंगारी से लेकर देश में मौजूद शरारती तत्व तक, अहंकारी से लेकर शाही परिवार और अर्बन नक्सल तक, राष्ट्रपति के अपमान तक, मोदी जब इन मुद्दों पर कुछ कहते हैं तो उसके पीछे एक मैसेजिंग होती है। जनवरी के आखिरी दिन बजट सत्र से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा, जिस तरह गांधी परिवार पर, इंडिया अलायंस पर, अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया, उसका एक कनेक्शन दिल्ली चुनाव से भी है। बीजेपी अब पब्लिक के बीच जाकर बताएगी कि कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, वह समाज के हर वर्ग का अपमान करती है और वोट बैंक वाली ओछी सियासत करती है। प्रधानमंत्री ने 31 जनवरी से ही इसकी शुरुआत कर दी है। साथियों, मुझ पे भरोसा कीजिए, मैंने दिल्ली के मिजाज को देखा है। दिल्ली के मतदाताओं का उत्साह उमंग देखा है। दिल्ली वासियों के दिल में आपदा वालों के प्रति जो भयंकर नफरत है वो मैं देख रहा हूं और इसलिए कहता हूं, बस अब कुछ ही दिन बाकी है। बीते 11 साल में आपदा ने सबके साथ सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही किया है। ये आपदा वाले केंद्र सरकार से लड़ते हैं, ये हरियाणा वालों से लड़ते हैं, ये यूपी वालों से लड़ते हैं। डंके की चोट पे कह रहा हूं, दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही आपदा के भ्रष्टाचार पर और कड़ा प्रहार होगा। मोदी की बातों का सीधा इंपैक्ट दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर कैसे पड़ेगा? बीजेपी इन दोनों पार्टियों के विवादित बयानों को कितने बड़े रीजनल वोट बैंक तक लेकर जाएगी, अब आपको ये बताते हैं। 3 फरवरी तक बीजेपी दिल्ली में कम से कम 200 रैलियां, रोड शोज और दूसरे कैंपेन प्रोग्राम करेगी। बीजेपी के टारगेट पर दिल्ली के पूर्वांचली, मराठी, जाट और बंगाली वोटर्स हैं। मोदी की पार्टी ने जो स्ट्रेटेजिक आउटरीच प्रोग्राम बनाया है, उस प्लान के तहत अलग अलग राज्यों के सीनियर लीडर्स और मुख्यमंत्रियों को दिल्ली में काम पर लगाया गया है और इसकी वजह है वो वोटर्स जो दिल्ली में बड़ी संख्या में हैं और अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली में 40 लाख पूर्वांचली रहते हैं। दिल्ली की 20 से ज्यादा सीटों पर पूर्वांचल के वोटर्स का प्रभाव है। दिल्ली में 3 लाख मराठी वोटर्स भी हैं, जो दिल्ली की 3 विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालते हैं। दिल्ली में 20% जाट वोटर्स भी हैं। आउटर दिल्ली की सारी सीटों पर जाट वोटर्स का प्रभाव है। दिल्ली में करीब 11% बंगाली आबादी है, जो दिल्ली की 10 विधानसभा सीटों पर सबसे बड़े फैक्टर है। 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक बीजेपी के सारे सांसद दिल्ली में कारपेट बॉम्बिंग करेंगे। बीजेपी के 2 सांसद हर मंडल में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। इसकी शुरुआत 1 फरवरी से होगी, लेकिन मोदी ने इस कैंपेन को 31 जनवरी को ही लॉन्च कर दिया है। केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक सब पर ऑल आउट अटैक शुरू कर दिया है। समाज के हर वर्ग के वोटर को कांग्रेस और आप के खतरनाक इरादों से सचेत कर दिया है। दिल्ली को बहुत सावधान रहना है। हार के डर से ये दोनों अहंकारी पर्दे के पीछे मिल चुके हैं और इसलिए मैं दिल्ली वासियों से कहना चाहता हूं,
मुझे आपकी सेवा करनी है, मैं आपके लिए समय देना चाहता हूं और मैं आपसे सिर्फ इतना ही मांगता हूं कि 5 तारीख को घर से निकल के भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर जाइए, गाजे बाजे के साथ जाइए, 20-20, 25-25 लोग ढोल थाली बजाते बजाते जाइए, घंटी बजाते जाइए। ये लोकतंत्र का उत्सव है, पूरे दिल्ली में उत्सव का माहौल दिखना चाहिए। और मुझे जो चाहिए, आप कमल के निशान पर बटन दबाइए। 5 फरवरी को कमल के निशान पर बटन दबाइए। साथियों, 5 फरवरी आपका भविष्य तय करने का दिन है। 5 फरवरी आपदा वालों का हिसाब करने का भी दिन है। दिल्ली में बदलाव लाना है तो वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। कमल निशान पर ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ने चाहिए। याद रखिएगा, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे। ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर हैं या नहीं? ममता कुलकर्णी के सन्यासी बनने पर किसने सवाल उठाए? किसने कहा कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन ही नहीं सकती, इनसे पदवी छीन ली गई है? और कौन आया जिसने कहा कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर हैं और रहेंगी? महाकुंभ में ममता कुलकर्णी पर महाभारत शुरू हो गई है। कितने संत बट चुके हैं, देखिए। ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर हैं या नहीं? क्या किन्नर अखाड़े से ममता कुलकर्णी बर्खास्त हो गए? क्या आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी का भी ताज छिन गया? क्या ममता कुलकर्णी का सन्यास नियम विरुद्ध हुआ? क्या ममता कुलकर्णी पर बंट गए साधु संत अखाड़े? किन्नर अखाड़े पर असली दावा किसका है? महामंडलेश्वर पर जंग 13 अखाड़े किसके संग? पूरे देश ने ये तस्वीरें देखी। ममता कुलकर्णी साध्वी रूप में संगम में थी। त्रिवेणी संगम में उन्होंने डुबकी लगाई, तमाम संस्कार की रस्में निभाई, उसी दिन खुद का पिंडदान भी कर लिया। फिर विधिवत ममता का पट्टाभिषेक हुआ। किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर के पद से नवाज दिया। 90 के दशक की टॉप हीरोइन ममता कुलकर्णी सन्यासी महामंडलेश्वर श्री अम्माई ममता नंदगिरी बन गई। आज ममता जी जो अभिनेत्री रही हैं, वो किन्नर अखाड़े से आज उनका सारे संस्कार हुए सन्यास के और उनको पट्टाभिषेक किया गया और उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया। ममता कुलकर्णी जैसे ही सन्यासीन के नए रोल में आई, इनको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। किन्नर अखाड़े के भीतर भी मतभेद की खबरें आई। कई संतों ने ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर सवाल कर दिया। बाबा बागेश्वर भी ममता के महामंडलेश्वर बनने से नाराज हो गए। नया मुंह तब आया जब किन्नर अखाड़े के नाम से एक चिट्ठी आई जिसमें ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर सवाल किया गया। पूरी प्रक्रिया को नियम विरुद्ध बताया गया। महामंडलेश्वर के पद से बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही ममता का पट्टाभिषेक कराने वाली किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी अखाड़े से बाहर कर दिया गया है।
लेकिन पूरे एपिसोड में ट्विस्ट तब आया जब महामंडलेश्वर पद से हटाने वाले ऋषि अजय दास पर ही सवाल खड़े हो गए। संस्थापक कहाँ पे है? रजिस्ट्रेशन पे नाम भी नहीं है उनका। नया बोर्ड बना वहाँ पे भी नाम नहीं है उनका कहीं नाम नहीं है किन्नर अखाड़े का, कहीं भी उनका कोई वजूद ही नहीं है ऋषि अजय दास का किन्नर अखाड़े में। अगर संस्थापक होते तो कहीं तो वजूद होता, कोई पेपर तो बताओ कहाँ पे वजूद है। कह रहे हैं ममता कुलकर्णी को जिस तरीके से महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई वो अधर्मी है, देश विरोधी है और ये सनातन के विरुद्ध। ये पूरा इंडिया टीवी। अब ऋषि अजय दास ने कौन सी परीक्षा पास करी? उनकी बेटी इंतजार कर रही है जयपुर में, कनक, कि पप्पा कब आएंगे। कुंभ में पप्पा गए हैं, पप्पा कब आएंगे। उनकी बेटी कनक इंतजार कर रही है जयपुर में, और वो पूरे गृहस्थी हैं, उनका क्या काम है। और वो वैरागी हैं, हमारे साथ सन्यासियों के बीच में उनका क्या काम है। और हम जूना अखाड़े के साथ अनुबंध पूरे अखाड़े ने किया, पूरे बाकायदा तरीके से किया, होशो हवास में किया। हरिगिरी महाराज को हमने गुरु धारण किया, होशो हवास में किया। उनकी पुरुषार्थ थी कि हम जूना अखाड़े के साथ हैं, हम अखाड़ा परिषद के साथ हैं। ये कौन होता है? विवाद की पूरी कहानी ऋषि अजय दास की चिट्ठी से खड़ी हुई, जिसमें उन्होंने किन्नर अखाड़े के लेटर हेड पर ममता कुलकर्णी और आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की बर्खास्तगी का ऑर्डर दिया था और खुद को किन्नर अखाड़े का असली संस्थापक होने का दावा किया था। इनका दावा है कि 13 अक्टूबर 2015 को किन्नर अखाड़े का गठन किया गया। 2016 के उज्जैन कुंभ में जमीन का अलॉटमेंट कराया था। ऋषि अजय दास का दावा है कि किन्नर अखाड़े के संस्थापक वही हैं। किन्नर अखाड़े की दावेदारी का पूरा प्रमाण उनके पास है। तो संस्थापक होने के नाते मेरे ऊपर बहुत दबाव था, समाज का, धर्म का, कि ये जिस तरीके से गलत इस पे चल रहे हैं प्रक्रिया में, इन लोगों ने जो है धर्म कर्म सब छोड़ करके जो है, मैंने बनाया था धर्म प्रचार के लिए कि गौशालाएं चलाए, वृद्धाश्रम चलाए, कोई धार्मिक कर्मकांड करे और साथ ही किन्नर समाज का उत्थान करे। लेकिन इन लोगों ने जो है ये सारी प्रक्रिया छोड़ करके जो है उद्देश्य से भटक गए, और भटक करके इन लोगों ने जो है ममता कुलकर्णी जैसी देशद्रोह से लिप्त देशद्रोह की आरोपी को इन्होंने शीघ्र ही आते ही डायरेक्ट जो है महामंडलेश्वर का पद दिया। तब जब अति हो गई तब मुझे जो है इनको हटाने की जो है प्रक्रिया करना पड़ रहा। ऋषि अजय दास दावा भले कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा किन्नर अखाड़े की गद्दी पर बैठी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने खुद अजय दास पर ही सवालों की बौछार कर दी है। वो होते कौन है हमें मुक्त करने वाले? जिस किन्नर समाज ने मुझे आचार्य महामंडलेश्वर चुना वो आज भी मेरे साथ है। वो किसी दूसरे बाबा के छावनी में बैठ के अगर वो संस्थापक होते तो किन्नर अखाड़े में होते, है ना। तो आज वो कहाँ पे हैं? वो पहले जब ऋषि अजय दास थे, एक जमाना था वो लव गुरु बने थे, उनका मुंह काला किया गया था, उनको चप्पलों का हार पहनाया था। उज्जैन शहर के मीडिया और बच्चों से जाके पूछो उनकी इतिहास, उनसे पूछो भावना कौन थी जिन्होंने उनको स्थापना करवाया था। ऋषि अजय दास को उज्जैन लेके आई थी, आश्रम सब वो आश्रम किन्नर अखाड़े को दिए थे। 2016 का कुंभ का सारा पैसा किन्नर अखाड़े का लेके ऋषि अजय दास भाग गए। उसके बाद उन्होंने बाकायदा इस्तीफा देके गए थे। इनके कुकर्मों के वजह से हमने इनसे नाता तोड़ लिया था कि ऐसे व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है अखाड़े में। किन्नर अखाड़े का असली संस्थापक कौन है? ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर हैं या नहीं? क्या आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी का भी ताज छिन गया? तमाम सवालों के बीच 13 अखाड़ों के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कह दिया है कि आरोप बेबुनियाद है। कौन अजय दास है? किन्नर अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी का ही राज है। मैं सर्वप्रथम ये पूछना चाहूँगा, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को निकालने वाला कौन है? देखिए, हमें यही जानकारी है और आज नहीं, जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है उसके साथ हमारा 13 अखाड़ों ने उनको समर्थन दिया था और जूना अखाड़े ने अपने साथ उनको स्नान करने का आश्वासन दिया था और जूना अखाड़ा उनको अपने साथ स्नान कराता है। मैं ये कहना चाहूँगा, वो जूना अखाड़े के एक पार्ट है और जिन्होंने ये कहा है कि हम इनको हटा रहे हैं, ये मैं पहले पूछना चाहूँगा, आप कौन है
और हमने भी आज पहली बार इनका नाम सुना है जो अपने किन्नर अखाड़े के संस्थापक बनना चाहते हैं। पूरे विवाद का सेंटर ममता कुलकर्णी है। इन्हीं को महामंडलेश्वर पद देने पर विवाद उठा है, लेकिन सनातन धर्म की व्याख्या तो बहुत व्यापक है। फिर ममता कुलकर्णी के संन्यास दीक्षा पर सवाल क्यों है? आखिर ममता कुलकर्णी ने ऐसा किया क्या है जिससे वो किन्नर अखाड़े में सन्यासी की दीक्षा नहीं ले सकती? ममता का सन्यासी बनना अखाड़ों के नियम के विरुद्ध कैसे है? क्या किसी शख्स का अतीत महामंडलेश्वर बनने में बाधा बन सकता है? दरअसल ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर विरोध करने वाले संत ममता कुलकर्णी के अतीत का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला तर्क है ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर नियम से नहीं बनाया गया। ममता कुलकर्णी को पहले वैराग्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, तब सन्यासी बनना चाहिए था। दूसरा तर्क है ममता कुलकर्णी 90 के दशक में जब फिल्मों में हीरोइन थी, कई बोल्ड सीन किए थे, ऐसा कोई शख्स कैसे महामंडलेश्वर बन सकता है? तीसरा तर्क है ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा था। फिल्मी दुनिया छोड़कर ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी। एक वक्त तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी हुआ था। उनके ऊपर देशद्रोह के आरोप रहे हैं। फिर क्यों बनाया महामंडलेश्वर? ये कोई बिग बॉस का शो नहीं है जिसको कि कुंभ के दौरान 1 महीने चला दिया जाए और उसके पश्चात जो है 3 साल तक जो है मौन होकर के बैठा जाए, किसी प्रकार का धार्मिक प्रचार प्रसार न किया जाए। देखिए, ऐसे व्यक्ति को यदि महामंडलेश्वर बनाया गया है तो कहीं न कहीं इनकी आपसी जो है कूटनीतिक सहमति हुई है, जिसके कारण इनको जो है आचार्य महामंडलेश्वर बनाया, जबकि ये बिल्कुल विधि विरुद्ध है और सनातन धर्म के सरासर विरुद्ध है। तो दावा तो किया जा रहा है कि वो जो एक लेटर जारी हुआ है उसमें कहा कि संस्थापक वो है। दावा करने से संस्थापक नहीं हो जाते, उसके लिए काम करना पड़ता है। किन्नर अखाड़ों को बढ़ाने, खड़ा करने के लिए, बड़ा करने के लिए वहाँ पे जमीन स्तर पे काम करना पड़ता है। जमीन स्तर पे यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 15 नवंबर से आके अखाड़े की पूरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। किसी एक से पूछ लीजिए यहाँ पे जो काम कर रहा है, एक एक चीज के लिए मतलब बनाने से लेके आखिर 26 जनवरी तक, 26 फरवरी तक के जब तक पूरा निकलेगा नहीं, एक एक सामान निकलेगा जब तक कि मैं यहाँ रहूंगा, तो उसके लिए आदमी को काम करना पड़ता है। कहने से कुछ नहीं होगा ना कि उन्होंने कह दिया कि यार मैं हूँ, मैं निष्कासित करता हूँ किसी को, तो निष्कासित कहने से नहीं होगा ना, तो वो कोई बात नहीं होती है। ममता कुलकर्णी अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दे रही हैं। किन्नर अखाड़े की आचार्य ने भी महामंडलेश्वर बनाने के पीछे तर्क दिया, लेकिन विरोध करने वाले संतों ने महामंडलेश्वर बनने के संस्कार को ही नियम विरुद्ध बता दिया। चौथा तर्क है अखाड़ों के अपने नियम होते हैं। जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए और उसका मुंडन होना चाहिए। सन्यास बिना मुंडन संस्कार के मान्य नहीं होता। ममता कुलकर्णी ना तो सन्यासी थी और ना ही उनका मुंडन संस्कार हुआ था। पांचवा तर्क है खुद किन्नर अखाड़े के नियम के मुताबिक अखाड़े के सन्यासियों को वैजंती माला गले में पहननी होती है, जबकि ममता कुलकर्णी ने रुद्राक्ष की माला पहनी थी। ममता की महामंडलेश्वर वाली पदवी किन्नर अखाड़े के नियमों के अनुरूप नहीं थी। देखिए, महामंडलेश्वर बनने के लिए सबसे पहले तो व्यक्ति को अभ्यागत होना पड़ता है। बैराग जब धारण करता है वो अभ्यागत होता है। फिर किसी गुरु के संरक्षण में रह करके वो साधना तप करता है। साधना तप करने के पश्चात जब उसको कोई स्थान प्राप्त होता है तब वो स्थानधारी होकर के महंत बनता है, और महंत बनने के पश्चात फिर एक कड़ी परीक्षा के पश्चात जो है उसे जो है महामंडलेश्वर का पद पट्टाभिषेक के द्वारा। नहीं, अब बहुत सारे आरोप हैं, वो उनको ही मालूम, तब उन्होंने बाहर किया तो आरोप उनको मालूम है, पर ये मुझे जरूर मालूम है कि चारों तरफ से उनके विरोध में स्वर उठ रहे थे ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़े में इन्हें कैसे शामिल किया। और ये इनको कम से कम भगवा को ये भी ध्यान रखना चाहिए हमारे कि किन्हें हमें सनातन में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसका भी बड़ा ध्यान रखा जाए। और केवल संत तो बन जाए पर सीधे बड़े पद पे आ जाना, महामंडलेश्वर बना देना, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गड़बड़ी थी। ममता कुलकर्णी का विरोध करने वाले साधु संत तमाम तर्क दे रहे हैं, लेकिन किन्नर अखाड़े को मान्यता देने वाले जूना अखाड़े ने ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने की पूरी प्रक्रिया को क्लीन चिट दे दी है। 13 अखाड़ों की तरफ से भी यह कह दिया गया है
कि किन्नर अखाड़े की तरफ से आचार्य महामंडलेश्वर ने कुछ भी नियम विरुद्ध नहीं किया है। आने वाली बसंत पंचमी को जब जूना अखाड़े का अमृत स्नान होगा तो ममता कुलकर्णी नहीं, महामंडलेश्वर श्री अमाई ममतानंद गिरी और आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जूना अखाड़े के संतों के साथ संगम में डुबकी लगाएंगी। जूना अखाड़े की तरफ से क्या कहा? जूना अखाड़े के तो हम जूना अखाड़े के साथ है, जूना हमारे साथ है। और रविंद्रपुरी जी ने कहा कि हम किन्नर अखाड़े को जानते हैं, हम और किसी को नहीं जानते, और हम तो लीगल एक्शन लेंगे। हम लीगल एक्शन लेंगे, हम मानहानि का दावा करेंगे और हम छोड़ेंगे नहीं। वी विल टेक द पर्सन टू द कोर्ट। ममता जी से इनको क्या दिक्कत हुई? मैं समझता हूँ कोई आवश्यक नहीं है कि वैराग्य हमको ही आएगा, किसी को भी आ सकता है। ममता जी को वैराग्य आ गया, उनको अच्छा लगा मैं किन्नर समाज में जाऊंगी, उनकी महामंडलेश्वर बनूंगी, वो किन्नर समाज में गई, महामंडलेश्वर बनी, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कल आपने देखा होगा हमारी परंपरा है कि कहीं ऐसे भी हमारे यहाँ ऋषि मुनि रहे हैं जिनके, मैं कैमरे पे नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि जिनके कर्म अच्छे नहीं थे वो बड़े बड़े संत हो गए। जिन्होंने चोरी की थी, कहीं भी ऐसे हमारी कथाएं आती है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी अजातिक में आ सकता है, वो कोई भी जाति का हो, कोई भी पेशे का हो, वैराग्य किसी भी अवस्था में आ सकता है। और हम सब ममता जी के साथ है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ है। वो बसंत पंचमी पे जूना अखाड़े के साथ स्नान करेंगे। और बाकी देखिए ये सब जो किया गया है, मैं समझता हूँ एक साजिश के तहत किया गया है। और हम जितने भी सन्यासी अखाड़े, पूरा अखाड़ा परिषद उनके साथ है, हम उनका समर्थन करते हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का हम समर्थन करते हैं।